न्यू क्लासिकल थ्योरी को हम ह्यूमन अप्रोच या फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं। इस थ्योरी में क्या किया गया कि मोस्टली जो इम्फेसिस किया गया, जो मीन्स प्रभाव डाला गया, वो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर डाला गया। इसमें भी वही बंदे थे, टेलर्स, वेबनर या फिर हमारा होथरन स्टडी, अलग अलग इन लोगों ने स्टडी वैसे ही दी है, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया कि ये स्टडी जो 20वीं सेंचुरी की थी, उन्होंने बोला कि जितने हम सोशल सिस्टम लेके चलेंगे अपनी कंपनी में, जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी नीड्स को कंप्लीट करेंगे तो उसका फायदा हमें ज्यादा होगा। जो बंदों की नीड्स कंप्लीट होंगी तो बंदे ऑटो मोड पे बिजनेस में जुड़ेंगे और कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होंगे। इन्होंने कुछ पॉइंट्स नीचे दिखाए भी हैं। बेसिक ट्रेंड्स ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एज अंडर। सबसे पहला पॉइंट लिखा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम। जो कंपनी होगी वो सोशल सिस्टम मान के चली जाएगी। हर एक बंदे को कंपनी में आते समय पूछा जाएगा आप कंपनी में आए हो तो किस बेस पे आए हो, आपकी नीड्स क्या हैं, आप क्या काम करते हो, क्या उद्देश्य लेके आए हो कंपनी में, वो पूछना जरूरी होगा और उनके उद्देश्य को कंप्लीट करवाना हर एक कंपनी की जिम्मेवारी मानी जाएगी। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज डोमिनेटेड बाय द इनफॉर्मल ग्रुप विच ही इज ए मेंबर। जब भी कोई पर्सन आएगा उसको इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मेंबर समझा जाएगा। मीन्स कंपनी में जो रूल बने ये नहीं कि उसके ऊपर बर्डन डाल दिया जाएगा, उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसको लगे कि हाँ इस संस्था का मैं मेंबर हूँ। उसको ये ना लगे कि मुझे अलग से मेरे साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। एक कंपनी में जुड़ा हूं तो उसका मुझे फायदा हो रहा है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक इंसेंटिव अलोन, हिज सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड टू इंप्रूव देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन। किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना, इकोनॉमिक रिवॉर्ड देने का मतलब नहीं रखा गया कंपनी में। उन्होंने बोला भी उसकी जो नॉर्मल नीड्स हैं, जो सोशल नीड्स होगी या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है कि मैं प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उनको इंसेंटिव्स वगैरह बेनिफिट्स वैसे देना है। जैसे आज के टाइम में माने कि ESI कार्ड्स चलते हैं, उसमें कि आपकी फैमिली को भी फायदा हो जाता है। आपके पास PF कट रहा है, आपको फैमिली पेंशन साथ में मिल रहा है, तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? कंपनी ने आपका पैसा काटा, आप कंपनी ने अपनी तरफ से डाला, तो वो सारी स्कीम बेनिफिट्स सभी को मिलनी है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ऐसी कोई स्कीम्स होती नहीं थी, बेनिफिट मिलता नहीं था। कोई भी बंदा मान लो आप में कहीं पे भी काम करने लगे या कोई काम कर भी रहे, अगर आप जितने पैसे कमा रहे हो ना तो कभी भी कुछ सेविंग नहीं करोगे। जो फंड वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं यही सेविंग होती है बंदे की। 1000 कटा तो अगले महीने वो पता है भी 2000 हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने 1000 अपनी तरफ से डाला है। तो ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरह प्रोवाइड किए गए या फिर बिजनेस में, संस्था में। न्यू क्लासिकल थ्योरी ये चीज बताती है कि यहाँ पे सोशल सिस्टम लागू किया गया। इन ए ऑर्गेनाइजेशन इज अल्टीमेटली कोऑपरेटिव एटीट्यूड नॉट द मोर कमांड विच यील्ड रिजल्ट्स। मान के चले न्यू क्लासिकल थ्योरी में कहता है कोऑपरेटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं। हम मानेंगे जितनी संस्थाएं हैं वो कोऑपरेटिव में चलेंगी, कमांड बेस पे काम नहीं होगा। एक बंदा हुक्म देगा और सभी बंदे मान के चलेंगे। कोऑपरेटिव होगा, सभी बंदों की सुनी जाएगी, बाद में डिसाइड करके उसको लागू किया जाएगा। मैनेजमेंट मस्ट एम टू डेवलपिंग सोशल एंड लीडरशिप स्किल्स इन एडिशन टू टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स को छोड़ के लीडरशिप स्किल्स को आगे लेके आना, ये मैनेजमेंट का मेन काम हो गया। इट मस्ट टेक इंटरेस्ट इन दी वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ये हमेशा वर्कर के वेलफेयर के लिए किया गया। आप बोलेंगे सारा कुछ ही हम टेक्निकल कर देंगे तो वेलफेयर कभी भी आपके पास लेबर रुकेगी नहीं, तो सभी लोग भागे, तो फिर टेक्निकल बंदा काम कौन करेगा? टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके चलो, लेकिन साथ में जो है जो वर्कर्स जुड़े हुए हैं, जो उनके अपनी नॉलेज है, उनको भी साथ में लो। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी मोरल एंड प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा फिर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में अपने आप ही चली जाती है। जब आपने सोशल सिस्टम बना दिया, जो चीज आप चाहते थे वो कंपनी में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बंदा कंपनी में जुड़े उसको लगेगा कि एज पर मैं एक फैमिली मेंबर ही काम कर रहा हूँ, ये मेरे घर का ही काम है। बहुत सारे लोग कंपनी में आते हैं तो सोचते हैं यार मेरा कौन सा अपना काम है। जब वहां पे उनका बेस्ट मोरल वैल्यू ज्यादा होगा, मीन्स उनको आप बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो बंदा आपके लिए काम ज्यादा करके देगा। तो जो भी कंपनी के टारगेट थे वो कंपनी के हैंड में ऑटो मोड पे ही आ जाते हैं, कंपनी को उनके लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू क्लासिकल थ्योरी में अलग अलग पर्सन्स ने थ्योरी अगले अपने मीन्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ बताया है। सबसे पहला एक पर्सन है होथरन स्टडीज। ये बंदा कोई 1927 में आया था। इसने क्या है, जॉर्ज एल्टन लिखा है, कोई इसने स्टडी की थी, कोई शिकागो में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी होथरन, उसने अपनी स्टडी को होथरन स्टडी बता दिया। उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है कि हमारी कंपनी में सोशल सिस्टम होना चाहिए। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट भी बताए हैं, ये एक्सपेरिमेंट तो हम लीव कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमें करेंगे। मीन्स उसने अपनी जो स्टडी में बताए थे ये चीज उसने ऐसे की, ये चीज उसने की, इनको आप पढ़ लेना, नहीं समझ लाएगा तो मैं बता दूंगा। इसके नीचे पॉइंट्स में चलते हैं। होथरन स्टडी का कहता है न्यू क्लासिकल थ्योरी में मेन फायदा या फिर उसके अप्रोच क्या थे, उसके रिलेशन कैसे बने। सबसे पहले उसने बोला कि हमारी कंपनी जो है सोशल सिस्टम होनी चाहिए। सोशल सिस्टम होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि सब लोग ग्रुप एक्टिविटी में काम करेंगे।
जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आ रही तो प्रॉब्लम इजीली बेस पे सॉल्व हो जाएगी, और हम कंपनी में जो बंदे जुड़े होंगे उनको इंसेंटिव तो देंगे, प्लस उनकी फैमिलीज के लिए जो बेनिफिट्स होंगे वो कर भी सकेंगे। सोशल इन्वायरमेंट, जितना भी इन्वायरमेंट हम बनाएंगे सोशल इन्वायरमेंट बनाएंगे। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं तभी सिर्फ कंपनीज में, प्लस जो कंपनी के बाहर का भी इन्वायरमेंट है उसको भी हमें देखना होगा। ये नहीं कि आप पब्लिक पॉलिसी के बाहर जाके कुछ भी कहीं पे बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। पब्लिक के जो रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई कंपनीज वगैरह कहीं पर भी नहीं लगेंगी। जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी सभी लोगों को इक्वल दी जाएंगी, कंपनी के अंदर भी और बाहर भी। अभी आप कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इजिली बेस से ले सकते हो किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन। पहले कुछ ऐसा नहीं मिलता था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी संस्था होगी वो इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल में क्या होता है, सभी रूल्स और रेगुलेशन एचओडी से बनते हैं, लेकिन इनफॉर्मल में होगा लेबर से भी सब कुछ सुना जाएगा। अगर कोई रूल उनके हिसाब से भी बन सकता है जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा तो उनकी भी राय जरूर ले जाएगी। हर एक कंपनी में आपने देखा होगा ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं। हम अपनी अगर बात बताना चाहते हैं अपने ऑपरेटर को बताएंगे, ऑपरेटर वाला बंदा आके बताएगा। तो सभी लोगों की तो ऐसे नहीं है, मान लो कंपनी में 1000 बंदे हैं तो 1000 बंदों को पूछने लग जाएंगे तो फिर टाइम निकल जाता है। लेकिन हमारे जो ऑपरेटर होंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे देते हैं, या फिर सर्वे वगैरह रख लेते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे उन्होंने रख ली तो जिसमें आप अपनी बात को बता सकते हैं। ग्रुप डायनामिक्स, कंपनी में जो काम किया जाए वो ग्रुप बेस पे किया जाएगा। सिंगल पर्सन को ये नहीं कि आप बोलोगे आपका काम है आप कंप्लीट करके हमें दोगे। जो भी काम कंप्लीट होगा ग्रुप में कंप्लीट होगा। ग्रुप से काम जो है अलग अलग ग्रुप बनाने का फायदा होगा भी हर एक बंदा अपने ग्रुप में अपना काम कंप्लीट कर देगा, वो टारगेट अचीवमेंट इजिली बेस पे हो जाएगा। इनफॉर्मल लीडर्स, जो लीडर भी होंगे वो भी इनफॉर्मल होंगे। आप ही के बंदों में से कोई बंदा चुना जाएगा। कंपनी डिसाइड करके ये नहीं कि कहीं और से बंदे को लाके आपके ऊपर बिठा देगी भी ये आपका लीडर हो गया, आप यही काम करवाएगा। जो भी लीडर बनेगा आप लोगों की सहमति से आपके बंदा ही होगा, वो लीडर बनेगा, वही बंदा भी सबसे काम करवाएगा। तो वो सोशल सिस्टम में इसका फायदा भी होथर्न स्टडी में हो गया। कम्युनिकेशन लेवल भी बेटर रखना होगा। जिस प्रकार की बंदे लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे ही लैंग्वेज यूज करनी होगी। ये नहीं है कि आप हर एक बंदे को अपने हिसाब से रंग के हिसाब से या कहीं अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग उससे भेदभाव किया जाएगा। कम्युनिकेशन लेवल सबके लिए सिंपल होगा, मीन्स सब लोग जो बात करेंगे उसी बेस में बात करेंगे। नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, कंपनी में जो रिवॉर्ड्स होंगे नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी साथ में दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको फायदा नजर आएगा। मीन्स आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट्स देने, या आपके में कोई जैसे मान लो कोई फंक्शन आया तो उस पर गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने, वो आजकल कंपनीज में चलता है। कोई भी एम्प्लॉय के बेनिफिट्स हमेशा देते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी भी प्रकार के झगड़े होंगे उन झगड़ों को भी इजिली बेस पे सॉल्व किया जाएगा। झगड़ा बाहर ना जाए उस चीज को भी देखा जाएगा। बहुत सारे पहले कंपनी में क्या था, झगड़ा होता था दब जाते थे लोग। आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी खुद आपके साथ खड़े होकर वो झगड़े को दूर करवाएगी। हाँ, नहीं कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, बोल रहे मेजर प्रॉब्लम हो गई है फिर तो बाहर जाने वाली है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। जहां पे कुछ इस स्टडी के कहता हॉथर्न स्टडी के फायदे थे, वहां पे कुछ इन्होंने क्रिटिसिज्म भी बताए हैं। सबसे पहले लैक ऑफ साइंटिफिक फील्ड, कहता है इसमें साइंटिफिक कहीं भी कोई बात नहीं कहेगी। सारा जो है सोशल सिस्टम ही बना दिया गया, साइंटिफिक स्टडी को दूर ही कर दिया इन्होंने, इसको उलट ही ले लिया उन्होंने। दूसरा, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रुप, ज्यादा प्रभाव जो है कहता ग्रुप के ऊपर डालेगी। थर्ड जो बताया, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन, हर एक बंदे के रिलेशन के ऊपर ओवर स्ट्रेचिंग की, मीन्स हर एक बंदे को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम ज्यादा किया गया है। लिमिटेड फोकस ऑन वर्क, काम के ऊपर फोकस जो है कम किया गया, मीन्स काम कैसे करवाना है उन चीजों को नहीं बताया। हॉथर्न स्टडी सिर्फ सोशल सिस्टम को ही बता के चली गई। ओवर स्ट्रेस ऑन सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर, ज्यादा जो प्रभाव डाला गया, स्ट्रेस डाला गया और एक बंदे की साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको कंप्लीट करने के ऊपर डाला गया। काम को कैसे कंप्लीट कराना इसका कोई रूल उन्होंने बताया नहीं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स, अगर ज्यादा कहते हैं ऐसे प्रभाव डालेंगे मीन्स सोशल सिस्टम लेके आएंगे तो कंपनी के गोल जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और इंडिविजुअल गोल्स अलग निकल के आ जाएंगे। दोनों में कन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, हर एक बंदा अपने नीड्स की तरफ तोड़ पड़ेगा, कंपनी की नीड्स को देखेगा नहीं। तो ये थी हॉथर्न स्टडी। उसके बाद दूसरी अप्रोच है वो है बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच भी एक स्टडी है। इसमें क्या है, हर एक बंदे को बिहेवियर को भी देखा जाता है प्लस साइंटिफिक मेथड को भी साथ में लिया गया। जो बंदे को जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए। इसमें उन्होंने देखा हर एक बंदे के बिहेवियर को पहले प्रेडिक्ट करना। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, परफॉर्मेंस जब चेक करते हैं तो बिहेवियरल अप्रोच, आपको एक जैसे आगे जाके एक बुक आनी है उसमें बिहेवियरल स्टडी पूरी है, वो पूरी की पूरी स्टडी बिहेवियर चेक करने के लिए। हर एक बंदे के बिहेवियर को चेक करना काम में, ये स्टडी उसकी बेस पे हुई। जब कोई बंदा आएगा उसका इंटरव्यू बेस पे, जब उसके काम करने के तरीके, जब उसके पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे उसके बिहेवियर को चेक किया जाएगा। उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उसको कंपनी में क्या काम देना है जिससे हमें फायदा होगा, उस चीज को आगे लेके आएंगे। मींस कंपनी वाले हमेशा यही सोचते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करवाने हैं, लेकिन हर एक बंदे को समझ के
ये नहीं कि सबके लिए एक सिस्टम कहता है एक जैसा ही रख दो वो बंदा काम कर देगा, जरूरी नहीं है। कई बार बंदे को ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाए तो उसका मिस यूज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अप्रोच करती थी कि आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करो लेकिन साइंटिफिक मेथड भी साथ में यूज करो। इन्होंने लिखा है भी उसके कुछ अप्रोचेस जो कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। सबसे पहले डाटा मस्ट बी ऑब्जेक्टिवली कलेक्टेड एंड एनालाइज। जो भी डाटा हम इकट्ठा करेंगे, कोई भी बंदा हमारे पास आएगा या कोई भी कंपनी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, उसका डाटा इकट्ठा करेंगे लेकिन उसका एनालाइज भी करेंगे। क्या उसको हमें रखने से फायदा है या नुकसान है, कौन से तरीके हैं वो यूज करेंगे, जैसे कि स्टैटिकल मेथड्स होते हैं उनको यूज करके। फाइंडिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड सो दैट डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो भी फाइंड करेंगे उसमें हमें फायदे और नुकसान दोनों देखेंगे, कॉज और इफेक्ट भी देखेंगे। अगर इसको रखने में हमें क्या कारण है, उसका हमें प्रभाव क्या पड़ेगा, वो चीजें हमेशा उन्होंने देखनी है कुछ भी चीज वो फाइंड कर रहे हैं। तो फैक्ट मस्ट बी सिस्टमेटिकली रिलेटेड टू द वन अदर विद द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क। जो भी फैक्ट इकट्ठे किए जाएंगे वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग मैच होने चाहिए। डाटा आपने जो इकट्ठा करना है वो अगर आपको आंसर मिले हैं तो आप इकट्ठा करेंगे, अदरवाइज उसको लीव करेंगे। फाइंडिंग ऑफ स्टडी मस्ट ऑलवेज ओपन टू फर्दर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। जो भी आप स्टडी करेंगे आपके पास फर्दर एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए। मीन्स आपके पास जो क्वेश्चन हो उनसे वो सॉल्व हो जाए। जो बंदा मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, हर एक बंदे के जरूरी नहीं है मैच करेगा क्वेश्चन। कोई बंदा होगा भी जो इसने बताया मेरा भी वही है, नहीं तो हर एक बंदा क्या अपने पॉइंट से ही बताता है मेरे हिसाब से इसको ये करना चाहिए। तो वो सभी चीजों के लिए आपके आंसर देते हैं। क्योंकि जब इंटरव्यू होता है वहां पे जाके ये तो नहीं पूछ सकते, मान लो एक बंदा इंटरव्यू देके आया, मेरे को भी वही क्वेश्चन पूछ दिया, मैं पहले वाला बोल दूं भी जो बंदा बता गया मेरी तरफ से वही है। इंटरव्यू में क्या था, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने होते हैं। तो वही बिहेवियरल अप्रोच में भी यही किया जाता है। तो जो भी कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे, किसी बंदे से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं या कुछ भी, तो डाटा को आगे फर्दर एग्जामिनेशन जरूर करेंगे भी एक्चुअल में उससे फायदा है या नहीं है। ये भी जो एक अप्रोच है इन मेथड को फॉलो करती है भी ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल टेक्निकल सिस्टम हो जाएगा। जो हॉथर्न स्टडी थी वो बोलती है भी सारा सोशल सिस्टम कर दो, इसमें क्या हो जाएगा हमारा सोशल भी साथ में आ जाएगा और टेक्नोलॉजी भी साथ में आ जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंट विद रिगार्ड टू एटीट्यूड, परसेप्शन एंड वैल्यू सिस्टम। जो पर्सन आएंगे अपने एटीट्यूड या अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अलग अलग पर्सन होंगे, लेकिन उनको हमने कैसे यूज करना है, किस बेस पे यूज करना है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर नीड्स गोल विद द डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो कंपनी में लोग काम करने आते हैं हर एक बंदे के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। कोई बंदा किस बेस पे कंपनी में काम करना आया, कोई बंदा किस बेस पे, कंपनी के गोल अलग होते हैं। उनको इकट्ठा कैसे करवाना है ये हमारी बिहेवियरल स्टडी काम करती है। क्योंकि हर एक बंदे को बिहेवियर को समझ के उसको उसका काम दिया जाएगा तो उसका फायदा हमें ज्यादा होगा। ए वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल एंड ग्रुप बिहेवियर इन पीपल इन रिलेशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कहता ग्रुप बिहेवियर को भी इफेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो बिहेवियरल स्टडी करना बेस्ट हो सकता है कंपनी में काम करवाने के लिए। इसके कुछ इन्होंने प्राइजल लिखे हैं, इसके मीन्स क्या प्रशंसा है जो ये अप्रोच हुई है, इसके हमें फायदे क्या होंगे। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन मैनेजमेंट। किसी भी बंदे का कहता आप बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो मैनेजमेंट में फायदा होगा कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। दूसरा लिखा है सुजेस्ट हाउ टू नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन यूज द मेकिंग इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। कहता जब आप बिहेवियर किसी बंदे का चेक करोगे तो हम ये सोच सकते हैं कि अपनी कंपनी में हम क्या अलग करके के काम को निकलवा सकते हैं, क्यों में उसके प्रोडक्शन ले सकते हैं। हर एक मान लीजिए किसी भी बंदा हमें एक किसी टॉपिक के ऊपर वर्क करना है, हर एक बंदा टॉपिक के ऊपर वर्क किस हिसाब से करेगा वो खुद डिसाइड करेगा। मैं जो बोलूंगा उसके हिसाब से करें, कुछ लोग होंगे मेरे हिसाब से चलेंगे। अगर किसी बंदे को लगता है कि इसको करने में ये फायदा है कि इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं तो बंदा वो ट्रिक से करेगा ना। तो स्टडी को प्रेडिक्ट कर लेंगे वो हर एक बंदा किस हिसाब से चल रहा है। बिहेवियरिस्टिक हैव इंक्रीज्ड मैनेजमेंट थ्योरी देयर कंट्रीब्यूट द एरिया ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। बिहेवियर स्टडी से क्या होगा कहता आप लीडरशिप भी लेके आ सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो और कम्युनिकेशन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि जब किसी बंदे को बिहेवियर को आप आगे रिप्रेजेंट करोगे, एक तो ये होगा कि वो बंदा तो मोटिवेट है ही है, जब किसी बंदे की उदाहरण किसी और बंदे को दोगे तो दूसरे बंदे भी मोटिवेट होंगे और कम्युनिकेशन लेवल भी आपका इजिली मीन सिंपल सा हो जाएगा। देयर आर अदर वेरिएबल्स सच एज टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट विच हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो अदर वेरिएबल्स हैं, कोई टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी कंपनी का वातावरण है, वो बिहेवियर से कहता है इजिली बेस पे सेट किया जा सकता है। क्योंकि सब लोगों के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो जिन लोगों को रखना होगा उन लोगों को ही कंपनी में रखा जाएगा। हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करने वाले बंदे भी वैसे ही हमें चाहिए होंगे जैसे हमें चाहिए थे, उनके उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। बिहेवियरल साइंस रिफाइंड एज दे माइट बी हैव नॉट बी अचीव द प्रिसिशन ऑफ द फिजिकल साइंस। हम हमेशा मान के चलेंगे इसमें जो साइंस होगी वो बिहेवियरल साइंस होगी। फिजिकल साइंस को लेके नहीं आएंगे जो हमने कोई बोला भी ये साइंटिफिक मेथड कंपनी में लगाना है तो लगाना है। हर एक बंदे को पहले चेक किया जाएगा,
उसके अकॉर्डिंग उनको यूज करते हैं। मीन्स उसको ड्यूटीज जो सेग्रेशन देनी है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी जाएंगी। It should also be noted that the finding of behavioral science research and attentivity and required further investigation। ये लेकिन हमेशा ये भी देखा जाएगा जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं एक्चुअल में हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इससे फायदा भी हो जाता है। क्योंकि कंपनीज में जब इंटरव्यू होते हैं 50 बंदे रखने हैं, 1000 बंदा इंटरव्यू देने के रखने तो 50 ही हैं, 50 वो सिलेक्शन सभी बंदों में से ही किए जाते हैं। 1000 के इंटरव्यू, ये नहीं होता कि पहले बंदे 50 जो आगे उनको रख लिया। 1000 की ही इंटरव्यू होती है, उनमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू नोट किए जाते हैं, कौन बंदा क्या सोच रहा है, फिर उनमें से फाइंडिंग करके रिजल्ट निकाल दिया जाता है। बिहेवियरल गाइडलाइंस कैन बी हेल्पफुल एंड प्रॉफिटेबल। जो बिहेवियरल अप्रोच है वो प्रॉफिटेबल भी हो सकती है और हमारी कंपनी को आगे हेल्पफुल भी हो सकती है। मीन्स हमारा प्रॉफिट जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव होंगे टाइम से अचीव भी हो जाएंगे। उसके बाद बिहेवियरल और ह्यूमन रिसोर्स का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, इन दोनों को आपने जैसे पढ़ा तो उसका डिफरेंस आप खुद ही उसमें कर सकते हैं। एक स्टडी उसके बाद आ रही है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या कहती है कि हमारी जो कंपनीज है, मैनेजमेंट है, अगर उसमें हम कहता है स्टैटिकल टेक्निक्स भी साथ में लेके आएंगे। स्टैटिकल टेक्निक्स में हम ले सकते हैं जैसे कि लाइनर प्रोग्रामिंग। लाइनर प्रोग्रामिंग क्या मतलब होता है, आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, दिया होता है, कोई स्टडी ऐसे दी होती है, उसको आपने मैथमेटिकल टेक्निक्स में लेके आना। मैंने आपको बोल दिया कि हमारी कंपनी में 4 मशीन्स हैं, उससे इतना फायदा होगा, 2 मशीन उससे इतना फायदा होगा। सबसे पहले उसको मैं मैथमेटिकल में लेके आऊंगा। लाइनर प्रोग्रामिंग ये होती है, उसका इक्वेशन खुद बनाऊंगा, उसको सॉल्व कैसे करना है। फिर क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड होता है कि आपको अपना जो टारगेट है या कोई भी आपने उद्देश्य रखा है उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ग्राफ पर मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, एंड पॉइंट एक होना चाहिए, बीच में काम कैसे कंप्लीट करवाना है वो ग्राफ स्टडी हम जैसे बोल सकते हैं। पर्ट भी सेम ही होती है, सीपीएम और पर्ट दोनों सेम ही मेथड है। तो दोनों मेथड में क्या होता है, ग्राफ की स्टडी करवाई जाती है। इसके लिए भी आपको जैसे एक बुक अलग से आएगी, आपके शायद 4थे या 5वें सेमेस्टर में आती है वो जाके, तो ये सारे मेथड वहां पे कंप्लीट होंगे। इसकी बुक जो होती है ऑपरेशन रिसर्च होती है। तो कंपनी में ये बोला जाता है कि अगर क्वांटिटी स्टडी भी हम साथ में लेके चलेंगे तो कंपनी में क्या था, हम मैनेजमेंट इजीली बेस पे कर सकते हैं। अगर इन स्टडी को करेंगे तो हम अपनी कंपनी की जो कॉस्ट है उनको डाउन कर सकते हैं। ये वाली स्टडी हमेशा सिर्फ कॉस्ट को डाउन करने के लिए की जाती है। कंपनी हर जगह पे ये सोचेगी कोई काम करने में हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जहां पे कॉस्ट हमारी ज्यादा लग रही है उन कॉस्ट को कम करना किया जाएगा क्वांटिटी अप्रोच से। क्वांटिटी अप्रोच के बाद हमारी जो स्टडी है वो है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो आपकी हम मान के चलते स्कूल ऑफ थॉट्स, कौन लोग कैसे सोचते हैं, मीन्स कंपनी को एक सिस्टम में लेके दिया जाए, मीन्स हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी साथ में लेके चलें, तो कहता सिस्टम अप्रोच हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। कोई भी कंपनी जो काम करती है बेसिकली हम मान के चले तो हमेशा फंक्शनल प्रोसेस इन्वायरमेंट में काम करना बेस्ट करेंगे। कोई भी काम करें अगर फंक्शनल बेस पे किया जाएगा, मीन सिस्टम के बेस पे काम करेंगे तो काम इजीली बेस पे हो जाएगा। ये स्टडी जो मैं शायद हेनरी फॉयल के ऊपर ही है, इसका मेन काम इन्होंने फंक्शन सिस्टम में किया कि हम डिपेंडेंसी लेवल बना के लेते हैं। अगर हमारी कंपनी मैनेजमेंट में इंटर डिपेंडेंसी होगी तो काम इजीली बेस पे हो सकता है। मीन्स एक बंदा जो काम कर रहा है दूसरा बंदा उस पर डिपेंड होना चाहिए, फर्स्ट बंदा भी किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए ताकि वो काम कंप्लीट हो। अगर कहता कंपनीज में मैनेजमेंट में डिपेंडेंसी लेवल लेके आओगे तो काम इजीली बेस पे हो जाएगा और कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव भी किए जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी में आप कहीं भी देख लेना, चाहे कोई मशीन सिस्टम है, चाहे वो मैनुअल काम हो रहा है, प्रोडक्शन में हमेशा यही होता है, एक बंदा काम खत्म करेगा तो दूसरा बंदा स्टार्ट होता है। मशीन्स में ही होता है, फर्स्ट मशीन अपना काम खत्म करेगी तो दूसरी मशीन वही काम को कंप्लीट करेगी। सिस्टम अप्रोच की स्टडी को हम, जैसे मैंने पहले बोला कि इसको हम प्रोसेस अप्रोच भी बोल सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच में हर एक बंदा कहता डिपेंडेंसी लेवल में काम करेगा, जितने बंदे हैं कहता डिपेंडेंस काम करेंगे तो हमेशा ये अप्रोच जो है गोल अप्रोच में आ जाएगा, तो इसका हमें फायदा ज्यादा हो सकता है। इन्होंने लिखा भी देखो, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। सबसे पहले ये सिस्टम इज ए गोल ओरिएंटेड। जब भी कोई सिस्टम होगा वो हमेशा गोल के साथ काम करेगा, मीन्स उनके कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। दूसरा, सिस्टम कंसिस्ट सेवरल सब सिस्टम एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंटररिलेटेड। सिस्टम के अंदर आगे सब सिस्टम्स होंगे, एक बंदा सिस्टम में जुड़े होंगे, सब बंदे इंटरडिपेंडेंसी में काम करेंगे तो काम इजीली बेस पे हो जाएगा। इस सिस्टम में इंगेज इन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। हमेशा इस सिस्टम में क्या होगा, जो एक बंदे का इनपुट दूसरे बंदे का आउटपुट मिलेगा, मीन्स आउटपुट से ही इनपुट निकलते चली जाएगी या फिर इनपुट से आउटपुट आपका निकलता चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन एंड डायनेमिक सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ओपन होगी और डायनेमिक सिस्टम मीन्स आज के टाइम में चलने वाली सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, जो लोग क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग भी साथ में देखा जाएगा। सिस्टम हैज ए बाउंड्री विच सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर सिस्टम। हर एक सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज भी होंगी जो अदर सिस्टम से बिल्कुल अलग होंगी। ये नहीं कि एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उठ के दूसरे बंदे का काम करने चला जाएगा, बाउंड्रीज होंगी क्योंकि डिपेंडेंसी लेवल में काम कर रहे हैं। 4 बंदों की जो जिम्मेदारी लगी है
वो 4 बंदे वही काम करेंगे। एग्जाम्पल कोई बैंक की ले लो, बैंक में ये तो नहीं हर एक बंदा दूसरे बंदे का काम करता है, नहीं करता ना। बैंक में क्या है, एक बंदा क्लर्क बैठा तो क्लर्क का काम ही कर रहा है, जो बंदा पीछे ऑफिसर बैठा वो ऑफिसर का काम कर रहा है, जो कैशियर है वो कैशियर का काम कर रहा है। डिपेंडेंसी लेवल क्या है, कैश लेने जाना है आपने, कैशियर साइन करेगा, आपको ऑफिसर के पास जानेंगे। डिपेंडेंसी है ना, जब तक वो साइन नहीं करेगा पैसे मिलने वाले नहीं है। तो इसी तरह सिस्टम बना दिया जाता है, तो एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन किसी का काम दूसरा बंदा ना के नहीं कर सकता। लास्ट में एक अप्रोच आपके पास है, सॉरी ओपन सिस्टम कंसेप्ट तो इसी का ही है भी। हमारा सिस्टम जो है ओपन सिस्टम में आ जाता है, हम लोग किसी का काम दूसरे बंदे से नहीं करवाएंगे, अपनी मर्जी से वो काम खत्म कंप्लीट कैसे करना है वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। अप्राइजल ऑफ सिस्टम अप्रोच, जो सिस्टम अप्रोच है हमारी, इसके अप्राइजल क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे। इन्होंने पॉइंट्स तो लिखे नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसे पैरे में लिखती है। इसके क्या अप्राइजल लिख सकते हो आप, अपनी तरफ से कोई पॉइंट लिखने हो तो पहला पॉइंट जो लिखेंगे, गोल जो है आसानी से अचीव हो जाएंगे, वर्क का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, हर एक बंदे की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिली बेस पे सेट हो जाएंगे। 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो पेपर वर्क भी कम हो जाएगा, जितना हमें पेपर वर्क करना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी जिम्मेवारी होती है, वो बंदा कैसे काम करेगा, तो पेपर वर्क की लोड नहीं होती, सिर्फ लास्ट में रिपोर्ट्स ही बनती हैं। तो ये 4-5 पॉइंट अपनी तरफ से आप जो भी आपको इसके अलावा आपको लगता है भी आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। एक अप्रोच हमारे पास इसके बाद है, वो है कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच का मतलब हो गया कि हम मान के चलेंगे, अजम्पशंस के बाद के मान के चलेंगे। इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि डिसअपॉइंटिंग लेवल क्या होते हैं, उनको देख के चलेंगे। हमारा सिस्टम बेस पे जो काम चल रहा है वो तो चलेगा इजली बेस पे, साथ में हम अपने डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स को भी साथ में लेके चलेंगे। हाई इस अप्रोच में देखते हैं भी सिस्टम बेस पे तो काम होना ही होना है, जहां जहां पे हमें नुकसान हुआ उनको साथ में मेजर किया जाएगा इस अप्रोच में, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी अप्रोच। इन देखा भी है, मैनेजमेंट हेल्प टू प्लेस द करंट अप्रोच इन द मैनेजमेंट इन पर्सपेक्टिव। जो हमारी करंट में जो चीजें चल रही हैं उनको साथ में हमने डेवलप लेके चलना, मीन्स हमें लगता है करंट में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको साथ में सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं कि एक सिस्टम में कोई अप्रोच लगा दी वो चलती चली जाएंगी। आज के टाइम में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको साथ में मिला लेना, ये बोलती है कंटीजेंसी अप्रोच। गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस किए, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं पुराने टाइम में काम करूंगा, मैनेजमेंट उसी को बोला जाएगा जो आज के टाइम को साथ मैनेज करके चलेगा। अपने बंदे उस तरह से सेटअप करो सिस्टम में ताकि आज के टाइम को भी साथ में मिला लिया जाए। उसके बाद आपके पास अप्रोच जो आ रही है वो है ऑपरेशनल अप्रोच। ऑपरेशनल अप्रोच क्या बोलती है कि कहता है आपको सेंटर कोर ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज को कैसे मैनेज करना है, किस चीज को हटाना है और किस चीज को रखना है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिसोर्स। मीन्स जब भी कोई चेंजेस आते हैं, मान लीजिए मुझे लगता है मेरी कंपनी में इन बंदों को रखने से फायदा है तो मैं उन बंदों को फायदा रखूंगा। ये नहीं कि दूसरे बंदों को हटा दूं, उन लोगों को चेंज कर देना, उनकी पोजीशन को चेंज करना। जब बंदे को एग्जिट करने का टाइम आया तो बंदे को एग्जिट भी करना। जैसे हम बोलते हैं कि हर एक कंपनियों में एक रिटायरमेंट एज रखी हुई है, कोई बंदा काम करेगा तो 52 या 62 एज है ना, जब 58 ही कर दिया अभी शायद, तो 58 की एज में आ जाएगा तो बंदा रिटायर करना जरूरी है। तो उनको लगता है कि इस एज में जाके बंदा फिर इतना हमें पावरफुल काम नहीं करके दे सकता, उनके काम भी कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी ना, उनका काम जो है क्लरिकल लेवल में ज्यादा लेके चले जाते हैं ताकि वो बंदे आराम से काम कर सके, क्योंकि जो कंपनी में बेस्ट होती है। तो ऑपरेशनल अप्रोच यही प्रॉपर नॉलेज लेके चलें कि किन चीजों को हमें टाइम टू टाइम चेंजेस करने हैं एज पर हमारे काम के अकॉर्डिंग। ये ऑपरेशनल रिसर्च है, इसके कुछ फायदे इन्होंने बताए हैं। मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल प्रोसेस इनिशियली बेस्ट डिस्ट्रिक्टेड एनालिसिस मैनेजमेंट फंक्शंस। ऑपरेशन रिसर्च में हमेशा देखा है मैनेजमेंट फंक्शन में देखा था भी हमारे लिए क्या बेस्ट है, उस चीज को एनालाइज हमेशा किया जाएगा। सेकंड, इफ द नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रेजेंटेड इफेक्टिवली क्लियर कंसेप्ट आर नेसेसरी। अगर मैनेजमेंट की नॉलेज को कहता है आपने आगे दिखाना है भी जो बंदा मैनेजर बना हुआ है वो कहाँ पे बेस्ट कर रहा है, तो आपके पास कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप उलझन में नहीं चल सकते भी ये काम करने में फायदा है नहीं, आपको पहले से डिसीजन लेने होंगे। एक्सपीरियंस विद मैनेजिंग इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन कैन फर्निश ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन बेसिक। अगर हमारी मैनेजमेंट में कहता है एक्सपीरियंस होंगे, मैंने जैसे बोला कि किसी बंदे को हटाया नहीं जाता, उन बंदे की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। एक्सपीरियंस से क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, कहीं पे प्रॉब्लम आएंगे उनको इजीली बेस पे आप सॉल्व कर लोगे। ऑपरेशन में इसका फायदा ही हमेशा रहता है। कभी भी कोई टीम्स होगी या कोई ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन को क्यों लेते हैं, वो एक्सपीरियंस पर्सन इसलिए लेते हैं, मान लो कोई प्रॉब्लम आएंगी तो ये सॉल्व कर देगा बंदा, कुछ ना कुछ इसको ग्राउंड में नॉलेज होगी। अदरवाइज क्या, नहीं तो नए बंदों को कहीं पे भी छोड़ दो, नए बंदे कुछ अलग से भी करके दे सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का होना साथ में जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बिकम फोकल पॉइंट फॉर यूजफुल रिसर्च बोथ टू फाइंड दी वैलिडिटी एंड इम्प्रूव दी एप्लीकेबिलिटी। ऑपरेशन रिसर्च से क्या होगा, हम क्या फोकल पॉइंट पे चलेंगे, किन से कहाँ पे हमने फ्यूचर में फोरकास्ट करना है और कहाँ पे इनको लागू करना है, इसके बारे में भी पता लग जाएगा। मैनेजिंग इज एन आर्ट। मैनेजिंग जैसे हमें पता है कि एक आर्ट है,
कोई भी बंदा जैसे मान के एग्जांपल मेडिसिन है या इंजीनियर में है, उसको एक कला है ना भी किस चीज को हमने मैनेज करना है। तो इन्होंने बताया कि इट शुड नॉट बी रिलेव अंडरलाइंग साइंस कंसेप्ट। इसको हम आर्ट ही बोलेंगे, कहता साइंस कंसेप्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी बंदे की जो कला है उसको बंदा मैं चीज बना सकता हूँ, उसको साइंस कैसे बोल देंगे? अपनी नॉलेज से वो बंदा बना के लेके आया, उसको हम साइंस नहीं बोल सकते। मेरा दिमाग जहां तक काम करता है तो बंदा वहीं तक ही चलाएगा उसको। While the total culture and physical and biological universe variously affect the human environment, हमें पता है कि टोटल कल्चर है चाहे वो फिजिकल फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम ऑपरेशनल रिसर्च से स्टडी करेंगे तो इन फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपना बेस्ट कहाँ पे उसको चेक करते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई चेंजेस करेगी, मान लो कल के वातावरण में चेंज हो गया, हमारे प्रोडक्शन जो है मान लो कि सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें चेंजेस आ गए। एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर, बहुत सारी एग्रीकल्चर जैसे कहते हैं मानसून के ऊपर डिपेंड भी होती है। मान लो एक साथ मानसून आया ही नहीं, तो हम क्या काम करना छोड़ देंगे? काम करना नहीं छोड़ेंगे, हम ऑपरेशन रिसर्च पे चलेंगे। हमें देखना होगा कि इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है। मानसून नहीं आए तो हम कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, या गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करती है जिससे कि हम काम को मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट करने की स्टडी में यही बोले, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है। न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलती है भी सोशल सिस्टम साथ में लो, प्लस आप अपने साथ एक्सपीरियंस को भी जोड़ो, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसको भी साथ लो, और सिस्टम में काम करो। सिर्फ इकोनॉमिक रिवॉर्ड के ऊपर काम मत करो। क्लासिकल थ्योरी ये काम करती है, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के ऊपर काम करो, साइंटिफिक मेथड लगा दो, कुछ भी साइंस अपनी कंपनी में लगा दो। जैसे कोई नई मशीनरी थी, वो क्लासिकल थ्योरी बोलती थी, जो एम्प्लॉइज हैं उनको तो काम करना ही करना है, वो दब के काम कर लेंगे आपकी कंपनी में। लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि नहीं, आज का टाइम ऐसा नहीं है आप किसी बंदे से को पैसे दे के काम करवा लोगे। आज के टाइम में बंदा अपने सिर्फ पैसे को नहीं देखता, अपने पैशन, अपनी वैल्यू और सब चीजों को साथ में देखता है। क्योंकि कोई आप भी किसी कंपनी में काम करने जाओगे या कहीं पे जॉब करोगे, आप वहां पे सिर्फ ये थोड़ी देखोगे कि मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही है। जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही होगी ना, आप वहां पे पैसे कम लेने के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिल सकता है। आज अगर मैं पैसे कम में काम कर रहा हूँ, मेरी 50 लोगों से जान पहचान हो जाएगी, तो मेरे को 50 बंदे काम आएंगे। वहां पे मुझे 10,000 पे आज सैलरी मिल रही है, यहाँ पे 8 मिल रही है, मेरे को 8 का फायदा ज्यादा होगा, 10 का फायदा ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि पैसा हर जगह कहता है कहीं काम नहीं आ सकता। आपकी सोशल नीड्स हर जगह काम होंगी, वो कंपनी के लिए फायदेमंद होती हैं और हर एक एम्प्लॉयज के लिए फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी फ्यूचर के लिए हमने एस्टिमेट लगाना, फोरकास्टिंग करना। प्लानिंग में हम हमेशा ये देखते हैं मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, तो कितना करना है। आप भी हैं अपनी लाइफ में, जैसे डेली बेस पे स्टार्ट होते हैं, पूरे दिन का प्लान कर लेते हैं। आज सुबह मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा और आके पराठे आलू के खाऊंगा, उसके बाद खूब दबा के सोऊंगा और शाम को उठ के मम्मी को बोलूंगा दूध पिलाओ और फिर मैं सो जाऊंगा ना। तो यही काम चलने वाला है। मतलब जो लोग फ्री होने वाले हैं, वो लोग ये होते हैं भी, वो लोगों ने सोचा होता है कि आज मैंने उठ के स्टडी करनी है। जब मैंने प्लानिंग सुबह लेके आऊंगा तो मैं सोच के चलूंगा मैंने सुबह जाना है और मैंने दो टॉपिक जो है कंप्लीट करवाने हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं, मतलब सबको सेटिस्फाई भी साथ में करवाना है। तो इन चीजों को भी आगे देखे जाएगा। तो देखो इन्होंने प्लानिंग के बारे में क्या बोला है। प्लानिंग बोला इन्होंने, जो चीज कहता आप हासिल करना चाहते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। लिखा उन्होंने, ए प्लान इज फोरकास्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं। आपने सोचा ही होगा भी थोड़े टाइम बाद, या हर एक बंदे को कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, जब प्लान होते हैं जिसको उन्होंने कंप्लीट करना ही होता है। कोई बंदा ऐसा भी ना हो जिसने प्लान किया हो मैंने बस बीकॉम के बाद शादी करनी है, बीबी के बाद, वो बंदा भी ना हो, वो प्लान नहीं चलेगा भाई। वो शादी तो हो ही जानी है, कई बार पहले भी हो जाती है। तो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए भी मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उनको कंप्लीट कैसे करना है, वो प्लानिंग होगी। प्लानिंग हमेशा किसके ऊपर? बेस्ड ऑन फ्यूचर के ऊपर ही बेस्ड होती है। प्लान आज जो करेंगे वो फ्यूचर के लिए करते हैं। मैं सोचूंगा अगले साल मुझे बाइक लेनी है, तो वो लेनी है किस बेस पे लेनी है। मैं खुद काम करूंगा, किस तरह काम करूंगा, कितनी सैलरी कमाऊंगा और कितनी सेविंग करूंगा। क्योंकि जब बंदा काम करना स्टार्ट करता है तो खर्चे भी करेगा, सेविंग करेगा, तभी जाके आपका वो ड्रीम जो है कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि जब मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया, शाम को मुझे पता है रोज शाम को मैंने बर्गर भी खाने हैं, फिर तो नहीं हुई प्लानिंग काम आने वाली होनी। फिर तो ये प्लानिंग जो है उलट हो जाएगी। आज जितने पतले हो, 1 साल बाद उतने ज्यादा मोटे हो जाओगे, तो गड़बड़ हो सकती है। एज ए थिंकिंग फंक्शन, प्लानिंग को हम थिंकिंग फंक्शन भी बोलेंगे। प्लानिंग में हमेशा सोचना ही पड़ता है। अगर कुछ सोचोगे नहीं तो प्लानिंग नहीं मान सकते। तो प्लानिंग के लिए इन्होंने बताया, इन्होंने प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग एडवांस में डिसाइड किया जाता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, हु इज टू डू इट। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके लिए करना है, ये प्लानिंग ही होती है। आज आपके ड्रीम्स होंगे मुझे बैंक में लगना है, कुछ भी करना है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो ये सारे प्लानिंग ही होते हैं।
कोई बंदा ऐसा नहीं होता अभी प्लानिंग करके नहीं चलता है ना। तो प्लानिंग हर एक जीवन में होती है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के ऊपर डिपेंड्स होंगी। प्लान कितने प्रकार के होते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, प्लानिंग क्या है और प्लान टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, जब हम काम में बात करते हैं, काम के लिए इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप्स, इंडिविजुअल आर द ऑपरेशनल प्लान। जब आप किसी डिपार्टमेंट से, कोई वर्क ग्रुप है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको हम ऑपरेशनल प्लान बोलते हैं। मैं बोलता हूँ जैसे इन्होंने प्रोसेस ऑफ 150 सेल्स एप्लीकेशन ईच वीक, हम मान के चलते हैं कि हर एक हफ्ते में 150 जो मेरे प्रोडक्ट हैं उनको मैं सेल करूंगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन किससे होगी, जो मेरे इंप्लॉइज होंगे उससे होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या आपसे ही होगी। मैं चाहता हूँ कि कल का टॉपिक आप खुद पढ़ के आओ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे को ज्यादा उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें फटाफट अगले टॉपिक के चले जाऊंगा। तो एक हमारा ग्रुप एक्टिविटी में आ जाता है। सेकंड मतलब पब्लिश 220 बुक्स दिस क्वार्टर। इस हफ्ते, इस क्वार्टर में, क्वार्टर का मीनिंग क्या होता है, 3 महीने, ठीक है। 3 महीने में मुझे 20 बुक छापनी है। 20 बुक छापूंगा कैसे, अगर मेरे पास पहले प्लानिंग होगी तभी छपेंगी ना। किस चीज के ऊपर बुक छापनी है, बुक का अपना ये थोड़ी मैं अपने ऊपर ही बुक छाप दूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। पहले मैं छोटा इतना सा था, फिर मैं इस साल में इतना हो गया, फिर मैंने ये चीजें ली, वो चीजें, ये बुक नहीं मानी जाएगी। हमेशा बुक जो होती है किसी स्टडी के ऊपर। एक होते हैं सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं भाई, जिनको एक ही बार में यूज किया उसके बाद उसका कॉमन टाइम खत्म हो जाता है। कंटिन्यू ऑर्गन प्लान मोस्टली कंपनी में चलते हैं, जो प्लानिंग आज कर ली वो कंटिन्यू थोड़ा टाइम तक चलती है। फिर आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, कोई भी रूल्स होता है, जैसे हम पॉलिसी को बोलेंगे, रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई कर दिया। कंपनी में भी पॉलिसीज होती हैं, उस बेस पे सभी लोगों को काम करना पड़ता है। आप कंपनी में जाओगे अपनी पॉलिसी लेके नहीं जाओगे, मैं इस बेस पे काम करूंगा। कंपनी की जो पॉलिसी है उनको अडॉप्ट करना ही पड़ता है ना। फिर है प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है भी हम किसी एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे या उसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी काम है उसको काम करने का तरीका क्या होगा, प्रोसीजर होता है। ये प्लान में ही हमारे पास आते हैं। रूल क्या होते हैं, जो हमारे लिए एक, कोई भी हम बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं भी हमारे लिए पहले से कंसर्ट किया होगा, हमें कौन सा काम किस बंदे ने करना है, कौन सा हम काम नहीं कर सकते। मीन जैसे मान लीजिए कंपनी में लगा हुआ था, हमने बोला भी 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 8 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कहता है मैक्सिमम टाइम जो आप 15-20 मिनट जो है आप सिर्फ रोटी खाने पे लगाओगे, आधा घंटा उसमें लिखा ना, मैं बोलूँ नहीं मैं तो 1 घंटा लगाऊंगा, तो मेरे लिए रूल हो गया ना। अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो 1 घंटा मैंने लगा ही नहीं सकता, वहां पे दिए ही आधा घंटा खाना खाने के लिए, तो आप 1 घंटा कैसे लगाओगे, तो ये रूल हो जाते हैं। फिर दूसरे प्लान जो हमारे पास आते हैं वो है टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान जो है हमेशा कहता है लोअर लेवल यूनिट्स में देखे जाते हैं। ईच डिवीजन मस्ट डू, हर एक बंदे को कहता है करने होते हैं, आप नहीं बोल सकते मैं ये नहीं करूंगा, लिखे टैक्टिकल प्लान इज कंसर्न्ड विद दी, ये ऐसे जो प्लान होते हैं ना अचीवेबल प्लान होते हैं, आपको अचीव करने ही होते हैं। टैक्टिकल प्लान को आप अचीवेबल प्लान भी बोल सकते हो, साथ में लिख लीजिए चाहे अचीवेबल प्लान। प्लान इज कंसर्न्ड विद व्हाट द लोअर यूनिट्स विद इन ईच डिवीजन मस्ट टू डू, हाउ दे डू इट, हु इज चेंज एट ईच लेवल। हम ये भी देखेंगे कौन बंदा इसको करेगा, किस लेवल पे जाके, किस लेवल पे जाके किसी को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। मींस अचीवेबल प्लान होते हैं। कंपनी हमेशा अचीवेबल प्लान लेके चलती है ना। हमारी कंपनी मान लो एम्प्लॉय, मेरे साथ 10 एम्प्लॉय जुड़े, तो हमने टारगेट रखा है भी 1 हफ्ते में मैंने 150 पीस जो है बनाने ही बनाने हैं। वो अचीवमेंट में हमें क्या चेंजेस करने हैं उसको हम टैक्टिकल प्लान बोलेंगे ना। काम में कुछ अचीवमेंट करने के लिए वो चेंजेस करने हैं तो हमारे लिए टैक्टिकल। मुझे लगा 10 बंदे मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें से एक बंदा खराब कर रहा है तो मैं उसको बीच में हटा दूंगा, उसकी जगह एक बंदा लेके आऊंगा। वो काम तो कंप्लीट करना ही करना है। अभी बोला जाए भी हमारे कॉलेज में फंक्शन है, फंक्शन में हमें कोई परफॉर्मेंस देनी है, मेरे पास टाइम 10 दिन का है, तो वो मेरा अचीवेबल प्लान है ना। उस फंक्शन के लिए मुझे अपनी जो कोई भी परफॉर्मेंस को रेडी करना है। कोई बंदा रेडी करने वाला नहीं है, उसको हटा के उसकी जगह दूसरे बंदे को हम साथ में लेंगे, तो वो टैक्टिकल प्लान ही हो जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए तो एक डिजाइन होता है हमारे पास। स्ट्रेटजी मीन्स आपके लिए कुछ सेटअप कर दिया जाता है, उस स्ट्रेटजी पे आपको चलना है। स्ट्रेटजी भी हम मान सकते हैं भी उद्देश्य ही हो सकता है, एक तरह गोल ओरिएंटेड प्लान होते हैं। कंपनी ने जो एक बार सेटअप कर दिया उसी बेस पे आप काम करोगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लगा दी हैं उसके ऊपर आपको काम करना होगा, उसको कैसे कंप्लीट करवाना है वो स्ट्रेटजी हम बोलते हैं। फिर एक कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान मीन्स इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल मैनेजमेंट से डिपेंड्स करती है। कंस्टेंट मीन्स जब कोई चेंजेस आएंगे, चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर दिए, उसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। कुछ भी चेंजेस आया, मैंने अपने काम को चेंज मीन्स अपने काम करने के तरीके को चेंज करना। इसमें इंटेलिजेंसी और सक्सेसफुल पर्सन या फिर सक्सेसफुल मैनेजमेंट होनी जरूरी है। जिन बंदों को एक नॉलेज होगी उस बेस पे वो काम करेंगे, उन प्लान्स को हम बोलेंगे कंटीजेंसी प्लान। इसमें हमेशा कहता हमें अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी चेंजेस करने हैं तो किस बेस पे करने हैं, आपके सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। कंटीजेंसी प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंट
अगर कोई चेंजेस आते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं तो उनको आपके बारे में पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैंने एक चीज जो बना ली वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगी, कहीं पे कोई गड़बड़ आई तो किस बंदे को अल्टरनेटिव में रखा गया है उसको हम साथ में लेंगे। फिर है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जब आप प्लानिंग करना जाना स्टार्ट करते हो तो कौन कौन से स्टेप आपको देखने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। नॉर्मल लाइफ मान लीजिए, बिजनेस लाइफ मान लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव जो है सेटअप करने होते हैं। मेरे उद्देश्य क्या है, कोई भी कंपनी लगेगी उनके अपने उद्देश्य होंगे, नॉर्मल लाइफ में मानेंगे तो हमारे अपने उद्देश्य होंगे, जब हम कंपनी में जा रहे हैं तब भी हमारे अपने उद्देश्य होते हैं। ये होने जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं होता। मीन्स पहला स्टेप है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो है इस्टेब्लिश करने होंगे, वो बनाने होंगे, जो अपने मन में एक सेटअप करना होगा। दूसरा है डिवेलपिंग प्रेमिसेस। जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसकी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए मतलब क्या होता है कि आप उसको किस किस दिशा में जाके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि कंपनी कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करती है, प्रोजेक्ट ये नहीं होता कि उनके माइंड में प्रोजेक्ट चल रहा है और शुरू कर देंगे वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। पहले उसके लिए क्या वो ग्राफ रेडी करेंगे। ग्राफ में देखेंगे भी क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और किस पॉइंट पे जाके मैं इसको कंप्लीट करूंगा। वही चीज इसमें आपके पास आता है। जब आप ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेते हो तो आपको उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कैसे करना है वो प्रेमिसेस, उसकी बिल्डिंग रेडी करना ही बोलते हैं। आप मानूंगा जैसे बोला कि आपने बोला अगले साल आपने बाइक लेनी है, तो बाइक लेने के लिए आपको करना क्या है। कोई ऐसा प्लान तो नहीं होगा कि बैंक लूट लूंगा मैं, जब वो डाका फिल्म आई थी वो डाका मारूंगा, वो तो चलने वाला नहीं है भाई। पकड़े गए तो पकड़ा बहुत डाके डुके सब निकल जाएंगे। तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी होगी भी मैं जॉब करूंगा, जॉब में इतनी सेविंग करूंगा, मुझे पता है मेरे इतने खर्चे भी हैं, तो उन सभी चीजों को मैनेज करके मैं उसको कंप्लीट करूंगा। वो बोलते हैं हम डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर है इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शंस। हम थर्ड पॉइंट में अल्टरनेटिव को भी साथ में लेके चलेंगे। जब कोई आप कोई प्लान करते हो ना, जब कोई बिल्डिंग बनाने प्रेमिसेस रेडी करना स्टार्ट करते हो, कई बार हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तो आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी होनी चाहिए। कई बार एक दिशा में चल के हमारा काम नहीं कंप्लीट होता, हमें दिशा चेंज करनी होगी। मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, मैं ये चीज बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे वो चीज बेचने में प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। बिजनेस कभी बंद नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट करूंगा कि मैं कोई और काम देख लूं। कंपनी में कोई चीज की जरूरत है, मान लो मैं मार्केट करने जाता हूँ, एक काम उसमें उस बंदे को दूसरे काम चीज की भी जरूरत है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग की साथ में ट्रेडिंग कर लूं, वो सामान उस बंदे को मैं ही पहुंचाना स्टार्ट कर दूं, तो मुझे उससे बेनिफिट हो सकता है। तो मीन्स हमें अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी साथ में लेने होंगे। फिर हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो आपने प्लान किया ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट, जो आपने ग्राफ बना लिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स अपना रूल जो बनाए होंगे उसको लागू करना स्टार्ट कर देंगे। फिर है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो भी चीजें आपने ग्राफ बनाया, मैंने बोला कि मैंने कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट ही अचीव करना होता है। प्रॉफिट कैसे अचीव, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन सबकी क्या जिम्मेवारीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उन सबको बताया जाएगा। वो डिपार्टमेंट वैसे काम करेंगे। फिर है सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेंट्स। जब भी आप कहता प्लानिंग करेंगे उसमें कोऑपरेशन और पार्टिसिपेंट्स हमेशा होने चाहिए। सब बंदे मिलके काम करें और पार्टिसिपेंट्स मीन्स अपनी हिस्सेदारी वो देने वाले बंदे होने चाहिए। जो बंदा नहीं काम हिस्सेदारी कर रहा है उसको साइड में भी हम कर सकते हैं। मीन्स कोऑपरेशन प्लस पार्टिसिपेशन साथ में होना चाहिए। लास्ट में प्रोवाइडिंग फॉर फॉलोअप। हमेशा फॉलोअप भी लेते रहिए, काम को चेकअप करते रहिए। जब तक आप चेकअप करेंगे तो काम के ऑब्जेक्टिव अचीव होते रहेंगे। कहीं पे कोई गड़बड़ आ रही है उसको टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहिए, क्योंकि प्लान जब करेंगे, पहले जो प्लान बनता है वो क्या बनता है, सिर्फ एक ग्राफ के ऊपर बनता है, हमारे माइंड के ऊपर बनता है। जब उसको फिजिकल करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन चेंज होती है। ऑफिस में बैठ के कुछ काम करना और बाहर मार्केट में धूप में काम करना बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऑफिस में कोई बंदा एसी में बैठ के रूल बनाएगा, जो एम्प्लॉइज हैं वो काम कर रहे हैं उनके पास एसी नहीं है, वो तो ऐसे पंखे नीचे बैठे हैं, कई बार गर्मी ज्यादा भी होती है, तो वो काम उन्होंने कंप्लीट करके देना है, तो उसमें हम उनका फॉलोअप भी लेते रहेंगे। फॉलोअप में ये होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे कर सकते हैं। जब उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स भी है तो उनको हम फाइंड करते रहेंगे। फॉलोअप से क्या है, हमारा काम जो इजीली बेस पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके प्लानिंग के स्टेप। ठीक है।